आइटम नंबर 8 श्री पवित्रा मार्गेटा जी। So, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 8 of the Ministry of Textiles as per today's revised list of business. आइटम नंबर 9 श्रीमती के कनिमोजी। आप सदन के पटल नहीं, श्री राव राजेंद्र सिंह जी। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। आइटम नंबर 10 सर, आप रखना चाहते हैं? अच्छा, राव साहब रख दें। आदरणीय अध्यक्ष राव साहब रख लें, कोई बात नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 17वें और 18वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 श्री जितिन प्रसाद जी। Respected sir, with your kind permission, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 195th report of the Standing Committee on Commerce on demand for grants 2627, demand number 10, pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. आइटम नंबर 11 श्री रामनाथ ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची क्रम संख्या 11(1) में वर्णित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के लिए कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मांग अनुदान मांग संख्या 1 की अस्थायी समिति 7वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 श्री अनुप्रिया पटेल। Honorable Speaker, sir, on behalf of my senior colleague Shri Jagat Prakash Nadda ji, I rise to move that in pursuance of Section 4G, read with Section 6(3) of the All India Institute of Medical Sciences Act 1956, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as the member of the All India Institute of Medical Sciences Guwahati, vice Shri Pradyut Bordoloi, resignation from Lok Sabha with effect from 20th March 2026, subject to the other provisions of the said Act. Thank you. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई, वे व्यक्तिगत रूप से अपने अनुमोदित पाठ को सदन पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 14 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय मंत्री जी कुछ रखना चाहते हैं? 1 मिनट में बोल लूँ, 1 मिनट। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस विधेयक की चर्चा के लिए सहमत हुए। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता की ओर अधिक सुदृढ़ बनाना है तथा प्रश्न पत्र लीक, संगठित परीक्षा अपराधों एवं अनुचित साधनों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विधि व्यवस्था को और सशक्त बनाना है। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर व्यापक चर्चा, गंभीर विचार विमर्श इस सदन में होना आवश्यक है। पूरा देश चाहता है कि सभी मान्य सदस्य इस विषय पर सार्थक विचार विमर्श करें, अपने अनुभव साझा करें, अपने विचार रखें और रचनात्मक सुझाव रखें, ताकि हम एक बेहतर कानून बना सकें।
कानून जितना बेहतर होगा, मेरा मानना है परीक्षा प्रणाली के अंदर विश्वसनीयता और प्रामाणिकता भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम इस चर्चा को सकारात्मक रूप से संसदीय परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं के अनुरूप रखें, ताकि एक अच्छा सकारात्मक देश हमारे देश के युवा विद्यार्थियों के बीच में जाए। माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। स्पीकर सर, this bill which was introduced yesterday is in fact an amendment to the earlier bill, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. The earlier bill and the amendment today are, in a way, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. अब ये जो एग्जामिनेशंस को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताज़ा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज्यादा समाचार सुर्खियों में रहे। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2009 में हो गया। 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, by changing figures or digits, you cannot change the record. So it is on record 2009 Railway Recruitment Board. 2011, I'll go on and on, the list is very long then. 2011 All India Engineering Entrance Examination. 2012 AIMS, New Delhi, entrance paper leak. 2013 Maharashtra Secondary Certificate Examination. So, if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such. But the list is okay. 2010. Okay, if that satisfies. Oh, if that satisfies you, you are welcome. You are welcome. You are welcome. 2010. B.Ed entrance examination, Uttar Pradesh. 2012. Tamil Nadu Public Service Commission. I can go on till you are
satiated. 2009, West Bengal joint entrance exam. So therefore, it was realized by this government that we need to have an exclusive legislation. उसी पर आ रहे हैं. I am following a chronology. Unfortunately, the chronology starts from the earlier times. और इसलिए ये सोचा गया कि ओवरऑल पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेकर के एक व्यापक सामूहिक व्यवस्था विधेयक लाया जाए. भारत सरकार में 4 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं. यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल. और इसी तरह से हायर एजुकेशन एडमिशंस के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा. अब आप कह रहे हैं कि डेट्स क्यों बता रहा है? वो इसलिए कि 2092 में 1992 first time there was a recommendation made to the government of India, then headed by the Congress party, that there should be a common testing national agency. It was 1992. Then in 2010, during UPA rule, there was again a committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration, for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. और इसलिए for the first time in 2024 this bill was brought in. It was brought in the month of January 2024, enacted in February 2024, implemented in June 24 and notified also in the same month. अब इस विधेयक के जो मूल उद्देश्य थे और basic objectives, to give more credibility and transparency to examination in whatever form, to reassure the students that they would be rewarded for their genuine, sincere efforts, and also to ensure that their future is safe. और इससे पहले, जैसे मैंने कहा, there was no comprehensive law available to deal with such cases. इस बिल को और ये जो एक्ट लाया गया 2024 को, it was made, as I said, it was applicable to all these agencies that I have just now mentioned. It was made not bailable, non-compoundable. Such offences were made absolutely cognizable and also liable to invite stringent punishment. अब उस बिल की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी उत्तर देने के समय भी रहेगा, लेकिन आप इस बात से तो सहमत होंगे कि हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने ये निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated. Mota isme, because then we have others to speak, and finally I'll come out with the reply. जो subsection 1 of section 10 था, उसमें था कि any person or persons involved will be liable to a punishment not less than 3 to 5 years and a fine up to 10 lakh. आज ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इसके तहत the same duration of imprisonment has been made not less than 5 to 10 years and fine up to 50 lakh. The section 2 of subsection 2 of section 10, इसमें था कि service provider. Now, who is service provider? Service provider, also we have tried to cover a wide range so that nobody goes scot-free.
I'll just read out the definition of service provider which has been provided in this amendment. Service provider means any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship firm, including its associates, subcontractors and provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for the conduct of public examination. तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी. देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन द 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है. इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में ये भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 years. उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है. सो एनी सर्विस प्रोवाइडर found guilty of indulging in any kind of misappropriation or malpractice which has resulted in such consequences will be debarred from conducting an exam for the next or the subsequent 8 years. इसी तरह सबसेक्शन 3 और सेक्शन 10 डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट जो उसके इंचार्ज होंगे, इवन दे विल नॉट बी स्पेयर्ड. कई बार ऐसा हो जाता है कानून में कि जो इमीडिएट हैंडलर है उसको पनिशमेंट हो जाती है. सो दिस एक्ट seeks to include all involved directly, indirectly, one way or the other, so that it sets a deterrent example also for others. So senior direct management persons or director के लिए the imprisonment was 3 to 10 years in the earlier act. We are increasing it to 5 to 10 years, and the fine was up to 1 crore. It has been increased to 5 crore. And finally, the organized crime committers, where there is a mafia gang found, there is a nexus found, as we have experienced. I am not accusing any government, not finding fault. As I said right in the beginning, it is a malaise. It is an issue which is being faced by almost every state and UT of this country, regardless of whichever party in power. It is happening in Punjab. It is happening in Karnataka also, whether we name those states or not. So organized crime, that is examination authority or service provider institution, whatever, in that case the imprisonment earlier was 5 to 10 years. It's been increased to 7 to 10 years, and the fine was earlier up to 1 crore. It is now proposed to be increased to 10 crore. और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका प्रधानमंत्री जी ने वीडियो के माध्यम से जिक्र भी किया, टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस, वी विल हैव स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड ओनली फॉर द केसेस डीलिंग विद अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशंस. और चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी, बिकॉज this bill and the earlier bill also entitles the government or the authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force, or even where the police RC is conducting. उनके लिए section 12A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है. The investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force. और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी, और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट. और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील विल नॉट बी लेस देन डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट, एंड अपील
within 30 days. That too, if there are justifiable grounds to satisfy the crowd. इसके साथ ही साथ इससे जुड़े जो और जुर्म होंगे, जो और क्राइम होंगे, they will also not go unattended or scot free. जो हमारी भारतीय न्याय समिति के प्रावधान है उसके अंतर्गत उनका भी निवारण करने का प्रावधान रहेगा। और इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आए हैं हम, और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त ज़ाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी। इसके साथ ही साथ अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम्स सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए हैं who belong to the world of academics, world of technology, and who are known to have expertise and experience in these domains. Mr. Nandan Nilekani, co-founder Infosys, Mr. S. Somnath, ISRO chief, Tapan Dekka, ex-DIB, Mr. V. Kamakoti, director IIT Madras, Chennai, और इसी तरह से हमारे दो और मेंबर भी उसमें शामिल हैं, एक फॉर्मर सेक्रेटरी एजुकेशन और एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो मोटी मोटी 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी लगभग 76% अर्थात 35 इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो कहने का कुल मिलाकर के तात्पर्य है, बहुत समय ना लेते हुए, कि सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। धन्यवाद। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, आपने कोई संशोधन दिया है? Yes, sir. I have given an amendment to the motion moved by the Honorable Minister. Sir, this is a very important bill concerning the future generation of the country. The youth and students were on strike and the entire country is concerned about this subject matter. So very important issue. The people of the country, people in the country who like to make so many suggestions, experts who like to submit so many suggestions. So my amendment to the motion moved by the Honorable Minister is that the bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by 1st December 2026 so that the bill can be made more fruitful. I am moving the amendment. Okay. श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस बिल पर प्रारंभ करने से पहले मैं आपका ध्यान असम में हुए बाढ़ और वहां पर लगभग 70 व्यक्तियों की मौत की तरफ आकर्षित करता हूं और इस सदन से बड़ी पीड़ा मन से, बड़े दुखी मन से केंद्र सरकार से असम के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज की मैं गुजारिश करता हूं। सर, मैं शुरुआत करता हूं इस बिल से, और अभी हमने आदरणीय मंत्री जी के वक्तव्य सुना और उनके बात और इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं। तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि ये सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था, 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। मई 6, 2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो बेल। एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था, उसको मई 7, 2025 को उसको बेल। एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा, मई 15, 2025 उसको बेल। राकेश जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसकी चोरी की, उसको बेल। तो ऐसे एक लंबा ब्यौरा है, चाहे वो अमित प्रसाद महाराणा का हो या धीरेन्द्र कुमार पांडा का हो। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ। और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा। उन्होंने कहा कहां हुआ पेपर लीक, नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बढ़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर। आज ये बात प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम के रील पर, वो अलग बात है कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उस कैबिनेट बैठक में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए,
पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, सीबीएसई के ओएमआर में धांधली न हो, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो, इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो। और प्रधानमंत्री जब आते हैं हाई पावर कमेटी की बात करते हैं, तो 2 साल पहले जो के राधाकृष्ण की जो हाई कमेटी थी उसका क्या हुआ? 2 साल हाई कमेटी आपने गठन की, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के निरीक्षण में एक हाई कमेटी बनी, के राधाकृष्ण फॉर्मर इसरो के चेयरमैन। अगर वास्तविक में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो 2 साल पश्चात ही आज क्यों दोबारा ऐसा पेपर लीक हुआ? सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये बहुत गंभीर है। पिछले कुछ दिनों में पता चला कि एनटीए के लगभग 47 लोगों को बदला गया। सर, मैं इस सरकार से मैं ब्यौरा चाहूंगा कि वे जो 47 लोग हैं जिनको आपने ट्रांसफर किया या सस्पेंड किया, कौन है वो? क्योंकि एनटीए की जो एक्चुअल सैंक्शन कैपेसिटी है, एनटीए की जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है, 34 की सैंक्शन कैपेसिटी है। ये 47 कौन है? कौन है ये 47? 34 में से तो शायद 10-11 वैकेंसियां हैं, 24 ही है जहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो 47 जो सैंक्शन, ये कौन है? जो आउटसोर्स करके अपने लोगों को लाया एनटीए में, वो लोग हैं क्या? उसका ब्यौरा मिलना चाहिए। हम जानना चाहते हैं, आपने एनटीए के डीजी को बदला और एनटीए के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको एनटीए के डीजी पर विश्वास नहीं, आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको एनटीए के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों? ये हम जानना चाहते हैं। सुनाई दे रहा होगा सर, एक विशेष संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उसका ब्यौरा देख लीजिए, एनटीए के चेयरमैन का ब्यौरा देख लीजिए। इससे पहले वह मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस चेयरमैन के वो कमीशन के चेयरमैन थे, और उस समय में भी धांधली हुई, उससे पहले वो छत्तीसगढ़ में भी पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन थे, उस समय में भी धांधली हुई। ऐसे इतने धांधली से जुड़े हुए व्यक्ति को आज भी इतने पेपर लीक होने के पश्चात भी आपकी सरकार बचा रही है, आपकी सरकार बचा रही है। जिस एनटीए के द्वारा 21 बच्चों ने आत्महत्या की, आज भी वो चेयरमैन बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष संघ के साथ जुड़ा हुआ है। और यही दर्शाता है कि आप शिक्षा विभाग में आप सुधार नहीं चाहते, क्योंकि आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, मैंने कोई असंसदीय बात नहीं की। आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और इसीलिए हम देखते हैं चाहे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो, कॉलेज के प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में हो, जब फैकल्टी की बदली होती है उसमें हो, चाहे आउटसोर्सिंग में हो, हर चीज में हम देखते हैं कि जो जिन यूनिवर्सिटी की कल्पना पंडित नेहरू ने एक साइंटिफिक टेम्पर के द्वारा उन यूनिवर्सिटीज के एक सपना देखा था, आज उन्हीं यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी को आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर रहे, आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी के लोगों को आने वाले समय में आपके दल के सदस्य बने, आपको वोट दे, उसके लिए आप एक माहौल बना रहे हो। यह है आपके लिए शिक्षा का उद्देश्य, यह है शिक्षा का उद्देश्य। और हमने देखा कि वे जो संस्थाएं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, देश भर से माता पिता अपने बच्चों को बोल रहे कि जाओ दिल्ली जाओ,
अगर दिल्ली नहीं जा सकते तो बॉम्बे जाओ, बिहार में जाओ, लेकिन धरना प्रदर्शन करो। आज शिक्षा की बात है, आपको अपना भविष्य आपको बचाना है। मैं नहीं जा सकता पर मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक मां ने एक आशीर्वाद के साथ अपने बेटी को भेजा, एक बाप ने अपने बेटे के पीठ पे थपथपाकर उसको जंतर मंतर पे भेजा, और DU, IIT, JNU कहती है आप मत जाओ। छात्रों को कहती है अगर आप जाओगे तो आपके करियर पर प्रभाव बन सकता है। यह है शिक्षा की संस्थाएं। ऐसे हम आने वाली चुनौतियों के लिए हम भारत का निर्माण करेंगे। अपने युवाओं को हम उनको ताकत देंगे। इसीलिए अगर एक बात इस पूरे घटनाक्रम से निकलती है वो ये है कि आज शिक्षा में इस बिल से, जिसमें आपने पेनल्टीज बढ़ा दिए, पनिशमेंट बढ़ा दिए, इससे हमारा शिक्षा विभाग नहीं सुधरेगा। राहुल गांधी जी बार बार कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी सिर्फ एक मुखौटा है आपके शिक्षा विभाग का। आपकी शिक्षा के प्रति जो आपकी जो नीति है वो सिर्फ उसका एक चिन्ह है, एक सिंबल है। उनके हटने से भी शिक्षा में सुधार आएगा। आज भी ना बच्चों को विश्वास आता है इस बात पर, ना हमें इस बात पर विश्वास है। लेकिन इसके पश्चात भी आज शिक्षा पर बातचीत हो रही है। आज शिक्षा को लेकर धरना हो रहा है। आज शिक्षा को लेकर जंतर मंतर में हजारों की तादाद पर लोग इकट्ठित हुए हैं। आज शिक्षा के विषय पर सारे दल संगठन सब ने अपने अपने प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे या असम में हो, सब जगह विभिन्न राजनीतिक दल संगठन और इन दल संगठन से अलग सारे युवा सड़क पे आ गए। सब ने अपने शिक्षा की मांग की। और क्यों मांग की? उनके दुख को पहले हमें समझना चाहिए, उनके पीड़ा को हमको समझना चाहिए, वो उनके अंदर जो नाराजगी है उस बात को हमें समझना चाहिए। नहीं तो किसी का इतना साहस नहीं कि सड़क पे आके गर्मी बारिश, सड़क पे सोना, पुलिस की लाठी खाना, दिन दिन भूख हड़ताल पे रहना, सबकी इतनी साहस नहीं है। ये साहस कहां से आता है? ये साहस आता है उस दर्द से, जिस दर्द में अपने भविष्य को लेकर वो विवश हैं, जिस दर्द में अपने देश के भविष्य को लेकर वो विवश है, जिस दर्द को वो आज के समाज में उसको व्यक्त भी नहीं कर सकते, सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। और बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति ने इस पूरे जो दर्द है, इस दर्द के बारे में बात करते हुए गोपाल दास नीरज के गीत की बात करता है। वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से राहुल गांधी जी मिलने गए, उसने कहा, उसने हमें याद दिलाया कि नीरज की वो पंक्तियां, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुबे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, भाग गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये बच्चों की वो दुख है। क्या करें? हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि हम पेपर खरीद पाएं। 30-30 लाख का पेपर हमें खरीदने के पास, हमारे पिताओं के पास इतने सामर्थ्य नहीं है। वो दुख है, वो नाराज है, और इसीलिए जब वो दुख से वो लड़ नहीं पाते तो आत्महत्या पर आ पड़ते। और NCRB में सर, आज देश की ये व्यवस्था, देश की असली ये है कि आज NCRB में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में, ये भी एक कारण है कि आत्महत्या हुई क्योंकि वो बच्चा एग्जाम में फेल हुआ। ऐसा भी एक कारण आ गया है। बच्चों की आत्महत्या, छात्रों की आत्महत्या लगभग 1 लाख से ऊपर बढ़ चुकी है। 1 लाख से ऊपर, जिसमें से 2000 ने तो साफ साफ कहा है, 2400 ने साफ साफ कहा है कि मैं फेल हो गया और इसीलिए मैं सुसाइड ले रहा हूं। बहुत लोग, बच्चों ने पारिवारिक कारण से, फैमिली रीजन से वो आत्महत्या उन्होंने की। लेकिन इसके पश्चात भी वे युवा आए, वो चाहे गुजरात से हो, वो चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे विदेश से हो, चाहे दक्षिण भारत से हो, महाराष्ट्र से, वो सब आए। और जब वो आए और दिल्ली की गर्मी, दिल्ली के बारिश से जब वो जो उन्होंने उसमें जो दर्द है, उसमें जो संघर्ष है, उस संघर्ष को याद करते, उस संघर्ष को झेलने में उन्होंने याद किया सावित्री बाई फुले को। वे लड़कियां जो आई थी, ऐसे बहुत लड़कियां थी जिन्होंने रील पे कहा कि मैं अपने माता पिता को बिना बोले में जा रही हूं क्योंकि मुझे लड़ना है।
ऐसे भी लड़कियां थी जिन्होंने कहा कि मैं छात्र नहीं हूं, मैं काम करती हूं, लेकिन मैंने भी कुछ साल पहले नीट का परीक्षा दिया था, मैं पहले अटेम्प्ट में मेरा पेपर लीक हो गया, कितना मानसिक मेरे पे दबाव बना मैं खुद समझ सकती हूं। आज अगले पीढ़ी के साथ, जिस समय मैं खड़ी नहीं हो पाई, मैं बाहर नहीं आ पाई, लेकिन आज अगले पीढ़ी के साथ मैं खड़ा होना चाहती हूं, मैं जाऊंगी आज। ये सब वहां पे आए क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास को याद किया कि जिस प्रकार से सावित्रीबाई फुले हो या फातिमा शेख हो, जिस प्रकार से समाज ने उन पर उत्पीड़न किया, लेकिन वो कभी भी अपने बाग से हटे नहीं। युवा लोग आए, एक लड़का था हरे शर्ट में, वो पुलिस को बोल रहा कि आ मार, मुझे मारो, मारो सर मारो। उसमें वो भगत सिंह का जज्बा हमें दिखाई दिया हमेशा, और उसने हाथ नहीं उठाया, उसने खाली बोला कि मारो, क्योंकि ये थी लोगों की और युवाओं की ताकत कि अब वो डर उनसे चला गया, डर खत्म हो गया, डर गायब हो गया। लाठी है, दर्द होगा, रात को सोने में मुश्किल होगी, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, अगर शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर मुझे 2-3 लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं लाठी खाने जाऊंगा। ऐसे भी लोग थे जो 20 जुलाई के रात को आए, वो 20 जुलाई के सुबह नहीं थे, 7 बजे नहीं थे, 4 बजे दोपहर को नहीं थे, वो रात को 10 बजे आए। क्यों? कि उनको दुख हुआ, उन्होंने रील में देखा कि किस प्रकार से पुलिस वालों ने बच्चों पर हाथ उठाया और उन्होंने बोला कि चलो मैं भी एक लाठी खाने जाऊंगा। ये है हमारा युवा शक्ति। मैं इस सदन से भारत के युवा समाज को मैं नमन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं मैं देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें दोबारा याद दिलाया कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। आपने दोबारा हमें याद दिलाया कि सवाल पूछना आप सबका, हमारा सबका मौलिक अधिकार है। हमने वो भी देखा उस मध्य प्रदेश से आए हुए आदमी को जिसके सर पर खून निकल रहा था। क्यों? क्योंकि कांटों से भरा हुआ एक डंडा उसके सर पर पड़ा और उसने तब भी वो पीछे नहीं हटा, खून से लथपथ उसका चेहरा। उस समय भी पुलिस को ललकार रहा था कि देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता प्रजा राजा होता है। ये है वहां की उस ताकत। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत से गलत शब्द भी उस सभा में जंतर मंतर में किए गए। मैं उन गलत शब्दों का जो मर्यादा से बहुत दूर है, अमर्यादित है, उन शब्दों का समर्थन नहीं करता, लेकिन उन शब्दों के बारे में भी याद करना चाहिए जो बाकी बच्चों ने हमें याद दिलाया। किसी एक बच्चे ने याद दिलाया वसीम बरेली की कविता, जिसमें लिखा है, जो उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये हैं बच्चे, ये है वो बच्चे और जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई। हर वो बेटी जो वहां जाती थी वो कहती थी कि ये जंतर मंतर ये ऐसा एक जगह बन गया है जहां पर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूं। जब पुलिस की लाठी आती है तो कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अनजाना उसके सामने आकर अपने शरीर से उस लड़की को बचाता है, डंडा उसके लड़के के शरीर पर पड़ता है, वो लड़का कहता है कि इस उंगली से मैंने पिछली बार कमल पर वोट डाला, आज इसी उंगली को कमल के पुलिस ने तोड़ डाला। ये है उनका साहस। आज समाज, मैं पूरे छात्र के साथ पूरे समाज को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उस गुरुद्वारों को के संचालकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपना दरवाजा खोला, लोगों को वहां पे शरण दिया। ये है हमारी देश की खूबसूरती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश भर से लोगों ने फोन किया कि मैं वहां जा नहीं सकता, लेकिन स्विगी के द्वारा उन बच्चों को खाना तो पहुंचा सकता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन वकीलों का, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, चाहे वो जंतर मंतर पे आए हो, सब ने बोला कि लोकतंत्र के साथ संविधान के पक्ष में आज हम सब यहां पे खड़े हैं। लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी।
हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत, और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है, और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं, और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। मेरा ये कहना है सर, गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। यहाँ पर बैठे हैं सर, आज ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है समझना चाहिए। ये बिल इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई, इसीलिए ये बिल आया है। आपने उस धरना को खत्म नहीं कर पाया, इसलिए ये बिल आया है। हमने देखा ना सिर्फ दिल्ली में, बिहार में आपने AK-47 का इस्तेमाल किया। ये नौबत है। हमने इसीलिए मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और धरना प्रदर्शनकारी के साथ है जिन्होंने एक और हमें बहुत ही खूबसूरत गीत याद दिलाया, दिनकर का। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्म में है तो 2 बार नहीं मरना है। ये जो लोगों ने आज जो संदेश दिया है लोकतंत्र में, दोबारा उन्होंने आज हमारे ऊर्जा जो दी है, इसके लिए सारे विपक्षी दल, हम भारत के युवा समाज के साथ है, छात्र समाज के साथ है, वे सारे जिन्होंने संघर्ष किया उनके साथ है। और आज भी अब चाहते हैं कि गृह मंत्री आए और सदन के अंदर बोले कि क्यों आपने पुलिस के द्वारा बच्चों पर ये दुर्व्यवहार किया, बच्चों के पर आपने आक्रमण किया और बच्चों के साथ आज उनके आंसू निकलते हमें देखने पड़े। इन सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सुश्री बांसुरी स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के सपोर्ट में खड़ी हुई हूं। अध्यक्ष जी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है। इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है, और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। अध्यक्ष जी, जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दांव पर लग जाता है। इसका असर तो उस उनींदी मां पर भी होता है जो सुबह 4 बजे गर्म दूध और भीगे हुए बादाम अपने बच्चे को खिलाती है। उसका असर उस पिता पर भी होता है जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर उस बच्चे की फीस भरता है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, और इसीलिए मैं यहां कहना चाहूंगी और इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए
पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नीयत है, इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहां पर लाया गया। स्पीकर सर, a law is a living instrument. It needs to evolve with the challenges that it faces. And in a democracy as complex as ours, in a democracy as large as ours, an examination is definitely the truest, most meritocratic ritual. Because this is one ritual where, under the same clock, the son of a laborer and the daughter of a CEO sit down, answer the same set of questions, and get judged by the same yardstick. When such a ritual, such an examination is compromised, what gets diluted is a very holy covenant. A covenant that binds the most striving children of India. A quiet promise that in India, effort and merit alone shall prevail. अध्यक्ष जी, आज परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है, और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है, क्योंकि इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने चलती है न्याय के पक्ष में। क्यों? क्योंकि ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बिल ये कहता है कि आपको मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको पूरा का पूरा ट्रायल 3 महीने के भीतर भीतर खत्म कर कर अपना फैसला देना है। डे टू डे ट्रायल के साथ साथ ये भी प्रावधान इस संशोधन में दिया गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे जाएंगे। उनका एकमात्र काम होगा केवल और केवल इस प्रकार के मुकदमों की पैरवी करना, और किसी भी प्रकार की अननेसेसरी एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं देगा। अगर किसी भी प्रकार की एडजर्नमेंट कोई भी पक्ष अगर लेगा तो उसके रीजंस जज राइटिंग में नोट कर कर देगा। और अगर किसी मुजरिम को ये लगता है कि अरे अपील कर कर वहां पर अपील का टाइम लंबा खींच लूंगा, तो अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका भी ये उम्मीद पूरी तरह समाप्त करता है ये संशोधन, क्योंकि ये संशोधन ये कहता है कि अपील डायरेक्टली डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट को जाएगी, यानी कि जहां पर 2 जजेस न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं, और अपील भी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त कर कर उसका फैसला सुनाया जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक वकील हूं, हमें हमेशा एक लीगल मैक्सिम सिखाया गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये यही आत्मा बन गया है इस संशोधन का, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को बधाई देती हूं। स्पीड के साथ साथ ये संशोधन सजा को भी और कठोर करता है। आप ये देखिए कि अगर साधारण अपराधी है तो उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा अब, और उसकी सजा भी 3 से 5 वर्ष की बजाय 5 से 10 साल तक बढ़ा दी गई है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इसमें जुर्म करता है तो उसका जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और 8 साल के लिए उसको डीबार कर दिया जाएगा। और यही नहीं, अगर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, कोई संगठित अपराध इसमें अगर पाया जाता है, तो मिनिमम फाइन 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और जेल का टर्म 7 से 10 वर्ष कर दिया गया है। And therefore, Speaker Sir, this amendment protects merit, it preserves fairness,
and safeguards the dreams of India's youth. It provides for expeditious investigation. It provides for time-bound trial procedures while reinforcing institutional accountability across the entire examination ecosystem. This amendment is the product of a responsive governance by a responsible Modi government. But Speaker, sir, this reform is not in isolation. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। आप देखिए 12 सालों में अध्यक्ष जी, मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल सीट्स हैव डबल्ड, दुगनी हो गई है उनकी संख्या। यही नहीं, आईआईटीज अब 16 के बजाय बढ़कर 23 हो गई हैं। IIMs 13 से बढ़कर 21 हो गई हैं। फंक्शनिंग एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब 7 नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में 7 से बढ़कर 20 हो गई हैं। यही नहीं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भारत में मोदी जी के कार्यकाल में 60% से ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। As far as higher education enrollment statistics are concerned, अध्यक्ष जी, 91 लाख एडिशनल स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करते हैं, जिसमें से 50 लाख महिला स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और हाँ, एससी स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट तो 44% हो गई है। एसटी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 65% हो गई है। अध्यक्ष जी, ये विस्तार केवल अफसरों का विस्तार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विस्तार है। लेकिन मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स को केवल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित नहीं रखा, डिजिटाइज कर ये सुनिश्चित कर दिया कि दीक्षा के माध्यम से एजुकेशन हर बच्चे के मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। ईट पाठशाला के माध्यम से पूरी की पूरी लाइब्रेरी अब बच्चों की हथेली में है। CUET जैसा एडमिशन प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन लाकर एडमिशन प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बना दिया। और NEP 2020 में भारत की एजुकेशन सिस्टम को रिजिड स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। यदि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो उसको अब अपनी प्रतिभा में किसी एक सब्जेक्ट का चयन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि प्रतिभा ना परिस्थितियों की अधीन होनी चाहिए और ना ही एजुकेशन स्ट्रीम्स की मोहताज। अध्यक्ष जी, जब अफसरों का विस्तार होता है तो उसके साथ साथ उन अफसरों की निष्पक्षता भी सुनिश्चित करनी अनिवार्य है। ये अमेंडमेंट बिल 2026 का यही सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष जी, इस सदन में पिछले 2 वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को, सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं, इस देश का कोर्ट देता है और लोकतंत्र में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने
तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT examination 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी। अब मैं राज्यों के कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगी। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रीट, आरपीएससी, सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट, पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, सीएचएमओ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लीक हुए। टीएमसी की जब सरकार थी पश्चिम बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने 27,753 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करा गया, क्योंकि उन्होंने उसमें फ्रॉड और मैनिपुलेशन पाया। यही नहीं, जब बीआरएस की सरकार थी तेलंगाना में तो टीएसपीएससी पेपर का लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ। तब तो सॉल्वर गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड के गैंग्स वहां ऑपरेट करते थे। और हाल ही में पंजाब में, ये तो इसी साल की बात कर रही हूं, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में तो हाई टेक यानी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर उस पेपर को कॉम्प्रोमाइज करना गया। पर मैं पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि विपक्ष मुझ पर यह इल्जाम लगाए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट अबाउटरी, दिस इज नॉट अबाउट व्हाट अबाउटरी, बट आई एम कॉलिंग आउट द ऑपोजिशन ऑन इट्स सिलेक्टिव आउटरीच। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि अभी खड़े होकर इन्होंने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी, क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? यही बात नहीं है अध्यक्ष जी। एक सिंगल प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मांग पिछले 30 साल से इस देश में पेंडिंग थी। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसका जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया तब ये मांग उभर कर आई। इसको आईआईटी डायरेक्टर्स कमेटी ने 2010 में रीइटरेट करा, इसे दोहराया, लेकिन ये मांग इसको अनदेखा कर दिया कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य कसौटी पर नहीं उखड़ रहा था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई तो 2017 में एनडीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism. अध्यक्ष जी, फर्क साफ है। फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई। मोदी का मंत्र है
डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी कवि दुष्यंत की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अध्यक्ष जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है। और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है। और इसीलिए मैं यहां से, इस सदन के पटल से हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं। और आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से और सदन के एक एक सदस्य से कि सर्वसम्मति से आज इस संशोधन को पारित करिए। अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा। जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अखिलेश यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं अपने साथी माननीय सदस्य गौरव गोगोई जी के से सहमत हूं। बहुत सारे महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु उठाए। और अध्यक्ष महोदय, मुझसे ज़्यादा मेरे रिश्ते शायद हमारे विपक्ष के लोग ज़्यादा जान रहे हैं। और जितना विपक्ष के लोग नज़र रखेंगे, मैं समझता हूँ उतना रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आंदोलन को बहुत दूर से देख रहा था और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है। लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पर स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार, जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है।
तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग की है उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया। जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। हमने वो भी समय देखा है कि जहां पर धरने पर नहीं बैठने दिया, वर्षों वर्ष लोग बैठे रहे धरने पर, उनकी सुनी नहीं गई। इसी दिल्ली को घेरा था किसानों ने, और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आता है कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मीन्स एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो गया। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें मां बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम उसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुणा 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है। दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया, जूनियर इंजीनियरिंग के भर्ती का पेपर लीक हो गया, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का पर्चा लीक हो गया, नलकूप चालक भर्ती का, यूपी टेटी का परीक्षा लीक हुआ। और एक बार नहीं हुआ, 3 बार पेपर लीक हुआ यूपी टेट का। हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा लीक कर दिया, इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा लीक हुई, इंटरमीडिएट का फिर परीक्षा का लीक हुआ, कई बार हुई। सिपाही भर्ती लीक हुई। आप सोचिए कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं। और नीट परीक्षा कोई पहली बार लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई। सहायक प्रोफेसर भर्ती लीक है, लेखपाल भर्ती लीक हुई। यूपी जैसे स्टेट, जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो, वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है। और जो संस्था परीक्षा एग्जामिनेशन करा रही है, वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया आपने।
हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स सरकार है जो सबसे विश्वसनीय संस्था है, उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारियों को रखा हुआ है। किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है? आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हों कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए? कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है? आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने। जिस संस्था की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की, उसमें सब आउटसोर्स। और ये सच कहा कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने मांग की है कि वो हम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार कौन लोग थे जो आउटसोर्स होकर के बैठ करके परीक्षा में इस तरह की घोटाला कर रहे थे। आखिरकार जवाबदेही क्या है, किसकी थी? और फिर केवल नीट की परीक्षा की बात करें और परीक्षाओं की बात करें, अगर हम अध्यक्ष महोदय जब से सरकार बनी है तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम, उसमें अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाएं। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हो रहा है। और फिर शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के गरीब लोग पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। सरकार ने सबसे पहले हमला किया प्राइमरी स्कूल पर, और प्राइमरी, इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देता हूं। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप, जो 24 में बिल लेकर के आए तो उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था, और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है। और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी बिल पे। और अध्यक्ष महोदय, आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं
शिक्षा की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ है वो हमेशा आंदोलन जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। श्री अभिषेक बनर्जी। Thank you, sir. I rise here today to speak on the Public Examination Amendment Bill 2026. We support this bill, but I want to make it very clear in the beginning that just because we support this bill doesn't mean, or the government should expect us to applaud those who set the world on fire because they turn up with a bucket of water. We support this bill and the amendment because no responsible political party अरे चुप कीजिए या तो मैं बोलूं सर, प्लीज पुट द हाउस इन ऑर्डर। चुप कराइए, आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए। 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो, शर्म करो। इसको बंद कराइए, सरसा होने दीजिए, सरसा। Sir, every student deserves the. Sir, every student deserves. बैठिए, बैठाइए इसको। सर आप देख लीजिए चर्चा कौन चाहता है, चर्चा कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है। सभी से निवेदन है सर, बिल पे सभी से निवेदन है, आप सब लोग बैठिए प्लीज। सभी से निवेदन। सर, बिल पे चर्चा कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है ये साफ है सर, ये दिख रहा है। Every student deserves the assurance that examinations should be fair. Every parent deserves the confidence that success is determined by hard work, talent and integrity, not by money, influence or organized criminal syndicates. But support for this bill cannot be a substitute for accountability. A stronger law is necessary, yes, but by itself is not sufficient. If examination continues to be compromised by systematic failures, no amendment, however stringent, will restore the faith that millions of students have lost. That is the question before this August House today, sir. But let me also say this. The bill that is being discussed is not a solution. Rather, this bill is an admission. It is an admission that the NDA and the BJP government have failed. It failed to protect examinations. It failed to protect the students. It failed to protect the merits. And today, after the failure exploded across the country, it wants Parliament to believe that increasing punishment will erase 12 years of incompetence. Well, it will not. This government has mastered one art. Whenever governance fails, they change the law. Whenever administration collapses, they increase punishment. Whenever institutions fail, they announce another committee. But governance is not done by headlines. Governance is measured by outcomes. So what is the outcome? So paper leak after leak, exam cancellation after exam cancellation, student pushed into depression, parents pushed into debt, dreams pushed into uncertainty. So the BJP government calls itself a government of New India. Sir, young India today asked only one question. If this is New India, why do our examination paper leaks with such remarkable consistency? Ask them to be quiet. आप बैठिए। नहीं, आप इनको बैठाइए। नहीं, आप इनको बैठाइए। नहीं, आप इनको बैठाइए। आप बैठाइए इनको। इनको हंगामा करना है तो हंगामा करें। सर, यही नहीं चाहते सदन चले। किसी का कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, केवल जो वक्ता है उसका रिकॉर्ड में जा रहा है। प्लीज बी सीटेड। नवाजी प्लीज बी सीटेड। टू योर सीट। सर, वहां से भी दूसरे ट्रेजरी बेंचेस के जो मेंबर्स चिल्ला रहे हैं, आप उनको भी बोलिए शांति बना के रखिए। आप अपना विषय रखिए, अपना विषय रिकॉर्ड में जा रहा है। से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग चुप रहे और ये लोग चिल्लाएं। आप बैठे सब लोग। सर, मैं बैठा हुआ। He is disturbing continuously. Don't disturb the speaker, please. Don't disturb the speaker. The treasury benches doesn't want the house to run. They don't want discussion. Those two are going on disturbing.
No, you are not allowed to speak. Sir, you tell them no. Why No. not? If No, they can Mohanji. speak from there, This type of behavior you not can't good. silence and stifle Not the good, voice of Mohanji. Please sit. opposition. Please sit. You cannot do that. Please sit. No. They are all sitting. They are all Every sitting. member of Please this be house, seated. Please be every seated. member of this house has to be treated equally. Please be seated. You continue, please. Why you are disturbing so much? Sir, if this new India, sir, if this is our new India, why do our examination paper leaks with such remarkable consistency is the question I would like to ask, sir. Every year, the government promises a new system. Every year, students get the same old scandal. The names of examinations change, the names of victims change, the names of accused change, but somehow the crime and the government never changes. Sir, every time there is a paper leak, the government reacts as if they were seen as an unforeseen act of God, as though lightning has struck out of a clear sky. But that's not reality, sir. This is not lightning, because lightning strikes once. Paper leaks in today's India has become a pattern. It has become a system. And when the same failure repeats itself year after year, it ceases to be an incident or an accident. It becomes a system. And when a system repeatedly fails, the responsibility lies not only with the students, but with those who are entrusted to govern the country. The government keeps saying, we are the strongest government, we are the most decisive government, we are the most nationalist government. Really? I would like to ask the government, if you're so competent, so efficient, and so strong and decisive, the government is so competent, then why can't it secure a sealed question paper? You say you can monitor satellites, the government say it can track missiles, the government say it can defend cyberspace, yet somehow, sir, confidential examination papers seem to be travel faster than the government can detect them. What does it say about the state of affairs of the current government? And then comes the ultimate irony. A government that speaks tirelessly about national security has in some instances reportedly had to resort to extraordinary security arrangements, including military logistics and helicopters being used of Indian armed forces and Indian air forces to transport examination papers. Think about it, sir. Think about it for a moment. If a question paper requires the level of protection normally reserved for matters of national security, what does that tell us about the examination system? It tells us that the problem is no longer the paper. The problem is government's inability to protect it. Chairman, sir, the youth of India did not ask for helicopters. They asked for honesty. They did not ask for empty slogans. They asked to secure their examinations. They didn't ask for publicity. They asked for fairness. Sir, let us remember what happened in the last 2 months. Lakhs of students in different parts of the country, young boys, girls, everyone came onto the streets. Young boys, young girls, medical aspirants, engineering aspirants, students whose only crime was to ask government the right questions, and those who were believing in merit. Instead of listening to them, what did they receive? The government offered them barricades, danda, police lathi charged, pellets, guns were fired on them, tear gas. This government seems to believe every protest is a conspiracy. Every student is an enemy. Every question is an anti-national. Let me ask the treasury benches. When students ask for justice, why do you first inflict brutality, or what your first instinct becomes force instead of a dialogue? Why are young Indians treated as a law and order problem instead of stakeholders? History is witness, sir. Sir, let me give you some examples from the past. Sir, in the last 12 years, let me give you a record of all the paper leaks that have taken place in the last 12 years, sir. Sir, CBSE class 12 paper was leaked in 2014.
no conviction on record. Sir, 2015-16, CBSE pre-medical entrance paper, there has been 4 instances leaked in 3 separate years, 2015, 2016, 2017. No conviction has taken place so far. 2015-16 again, AIPMT, All India Medical Entrance. Question papers were leaked across 10 states. What is the result? Supreme Court scrapped the exam. No conviction has taken place. No conviction on record. Sir, SSC CGL 2017, CBI investigation was ordered on an alleged paper leak. 0 convictions from that case, and CBI probe is happening to date. To date, there has been no development till now. Army Common Entrance Exam leaked in 2017, CBI investigation ordered, 0 conviction, CBI probe ongoing. So CBSE Class 10, Class 12 Economics, both papers leaked, no conviction so far. 2021, JEE Main, irregularities found, CBI probe ordered, no conviction so far. So 2021, UP TET, CBI investigation ordered, 0 conviction so far. 2022, Rajasthan REET recruitment exam leaked, case is currently under trial. Telangana Public Service Commission 2023 leaked over 25,000 question papers were leaked which affected 25,000 candidates, 0 convictions, CBI probe ongoing. 2024, after the government was voted to power, NEET UG, UGC NET, Patna leak took place. Education Minister told the Parliament there was no evidence of any leak in the last 7 years. So 0 convictions has been taking place in the last 2 years. In the UGC NET, exam was cancelled a day after a day after the nationwide protests were held. CBI closure report found no evidence of leak. So let me give you another table. Sir, in the last 12 years, at least 17 exam-related fraud investigation, including NEET, UG 2024, UGC NEET, SSC CGL, JEE Main, WBSSC, HP Police, these are all being probed by CBI, but there has been 0 conviction in the last 12 years. Enforcement Directorate, at least 11 PMLA proceedings attaching crores in alleged proceeds. There has been 0 conviction in the last 12 years. Sir, the government, the BJP government should remember, every generation eventually writes its own report card. And the report card this generation is preparing for the current incumbent and the NDA government will have only one word on the top of the report card, which will say failed. Failed to protect the examination, failed to protect merit, failed to protect trust, failed to protect one's dignity and honor. So the government now say, we have increased punishment. Wonderful. But punishment for whom? For criminals? Good. For organized syndicates? Good. But where is the punishment for administrative negligence, sir? Where is accountability of examination authorities? Where is the accountability of ministries? Where is accountability of the officials? Where is the accountability of vendors who failed lakhs of students? The bill is almost completely silent on this very pertinent question, sir. This is the government's model. Privatize responsibility, nationalize credit, and socialize failure. Chairman, sir, the government has informed Parliament that it doesn't maintain any data on paper leaks. Imagine, it says it doesn't maintain any data on paper leaks. The government knows how many toilets it has built. They know how many
bank accounts exist. They can conveniently use Pegasus to spy on opposition members, to keep a track of their phones and messages. How many digital transactions happens every second, but it does not know how many examination papers were leaked. And now let us examine the performance, sir. The fact that we are debating this amendment and discussing this amendment today, 2 years after the main bill was brought in the House, is a testament to the fact that the bill was a complete failure, and every 2 years or 1 year, government needs a new amendment. So today, 2 years later, this government itself is bringing amendment because they also realize that the problem persists. If implementation fails, how does increasing the sentence solve the problem? A weaker investigation doesn't become strong because punishment becomes harsher. So young generation today, especially the young India, is smarter than the BJP thinks. Generation Z or the millennials do not believe in every slogan. They ask for receipt, they ask for outcomes, they ask for accountability. So they ask, if you promise secure examinations in 2024, why are we debating another emergency amendment in 2026? That is the question the government cannot answer. Young Indians today don't fear competition, they fear corruption. They don't fear merit, they fear manipulation. They don't fear examinations, they fear the system. And when young people stop trusting the system, democracy itself becomes weaker. So students are not asking for sympathy, they're asking for certainty. They're asking for one simple guarantee. If I study honestly for 2 years, let not somebody buy my future overnight. Is that too much to ask for, sir? The BJP constantly tell the young Indians, be patriotic. Let me say this today. The highest form of patriotism is protecting merit. When you ask someone to be patriotic, the highest form of patriotism is to protect the merit. The highest form of nationalism is ensuring that a daughter of a farmer or a son of a daily wage earner gets on equal terms with a son of a crony capitalist or a crony billionaire friend. That is nationalism, that is patriotism. Today, we support this bill, because this amendment, because students deserve every possible protection. But we refuse to allow this government to convert legislation into a certificate of innocence. This bill cannot wash away 12 years of incompetence and failure. It cannot erase cancelled examinations. It cannot erase broken dreams. It cannot erase the humiliation faced by lakhs of young Indians. And it certainly cannot erase the images of students who came seeking justice and were met with barricades and pellet guns instead of love and compassion. Governments are not remembered by the speeches they made, the speeches they make. They are बेसिक शिक्षा को नए